नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ी विधवा माँ ने सिखाया लालची बेटे को सबक। इस कहानी के लेखक हैं राहुल शर्मा जी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में धूप मिल जाए तो उससे अच्छा क्या ही होगा। बोलते हुए रघुनाथ जी ने चाय का कप हरिनाथ जी को देने के लिए आगे की तरफ बढ़ाया। तभी मीरा जी गरम गरम पकौड़े हरिनाथ जी की ओर बढ़ाते हुए बोलती हैं, भाई साहब लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। हरिनाथ जी प्लेट में से एक पकौड़ा लेते हुए चाय पीते हैं। इतनी ही देर में उनकी बहू आंचल, जो कि पार्लर गई हुई थी, घर में आती है और मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है। ये देखो, बुढ़ापे में भी जीभ पर लगाम नहीं है। मेरे घर से निकलते ही बुढ़िया कुछ न कुछ बनाने लग जाती है। आगे से जाने से पहले रसोई में ताला लगाना ही पड़ेगा और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दरअसल रघुनाथ जी और हरिनाथ जी बचपन के मित्र थे। रघुनाथ जी अपने छोटे से परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और एक बेटा शिवम, बहू आंचल व बेटी आर्या है। रघुनाथ जी बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो अपने दोनों बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। शिवम एक कंपनी में मैनेजर है और आर्या को इस साल नौकरी मिली है। वह एक सरकारी क्लर्क है। शिवम की शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। अब बस अपनी बेटी की चिंता करते हुए रघुनाथ जी अपने बचपन के दोस्त से अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने को कह रहे थे। उस बात पर सहमति जताते हुए हरिनाथ जी ने कहा, मैं कोई बढ़िया सा परिवार का रिश्ता बताता हूँ, और वह चले जाते हैं। तभी मीरा जी अपनी बहू के पास जाती हैं। बहू कुछ खाना बना दो, आज तो इतना समय हो गया है और तुम्हारे पापा जी को दवाई भी लेनी है। ये क्या मम्मी जी, आने की देर हुई नहीं कि ऑर्डर देने शुरू कर दिए। आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं अभी पार्लर से आई हूँ, मुझे रेस्ट करने दीजिए, आप खुद ही बना लीजिए। आंचल अपनी सास को गुस्से में बोलती है। मीरा जी अपनी बहू की बात सुनकर रसोई में चली जाती हैं और कुछ बनाने लगती हैं। मीरा जी की उम्र 65 से ऊपर हो चुकी है, फिर भी घर के अधिकतर काम उन्हीं को करने होते हैं। वो अपने पति से कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि पिछले ही साल रघुनाथ जी के दिल की सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर ने उन्हें तनाव न लेने के लिए कहा है। एक रोज रघुनाथ जी टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि डाकिया उनके ही तरफ आ रहा है। जमींदार जी राधे राधे कहते हुए डाकिया ने अपनी साइकिल रोकी। डाकिया को राधे राधे कहकर रघुनाथ जी ने उनसे पूछा, कैसे रमेश बाबू, आज यहाँ आना कैसे हुआ? जमींदार जी, डाक लाया हूँ आपके लिए। रमेश बाबू ने एक लिफाफा रघुनाथ जी को देते हुए कहा। दरअसल रघुनाथ जी के पिताजी जमींदार थे, तो गांव में सब रघुनाथ जी को भी जमींदार कहकर बुलाते हैं और डाकिया रमेश उन्हीं के गांव का है। रमेश का हाल चाल पूछते हुए रघुनाथ जी डाक ले लेते हैं और रमेश वहां से चला जाता है। रघुनाथ जी ने अंदर आकर दरवाजा बंद करते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, मेरा चश्मा देखा कहीं तुमने? ना जाने कहाँ रख दिया। मीरा जी आकर उनके हाथ में चश्मा थमाते हुए बोलती हैं, ना जाने क्या हो गया है आपको, कुछ भी याद नहीं रहता है। उसके बाद रघुनाथ जी डाक पढ़ते हैं। डाक पढ़ते ही जल्दी जल्दी सभी को आवाज देते हैं, सुनो मीरा, बहू आर्या, देखो देखो, जरा जल्दी इधर आओ। मीरा जी अपने कमरे से दौड़ती हुई आती हैं। आंचल रसोई में काम कर रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, इस बुढ़े को भी चैन नहीं है, चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो।
अब जाकर देखती हूँ क्यों चिल्ला रहा है, और अपने हाथ पहुँचती हुई उनके पास आती है और सभी वहाँ आ जाते हैं। रघुनाथ जी अपने स्वर को धीमा करते हुए बोले, शिवम को विदेश में नौकरी का मौका मिला है, उसी का लेटर आया है। 1 साल की ट्रेनिंग होगी और फिर उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। वैसे शिवम एक काबिल इंसान है, पर उसकी नीयत अच्छी नहीं है। जब वो छोटा था तब भी वह सबकी चीज छीन लेता था। उसकी ये गंदी आदत थी और ये आज तक सुधरी ही नहीं, और आज भी वो वैसा ही है। यह बात जानकर आंचल और मीरा जी बहुत खुश हुए और कुछ मीठा बनाने की तैयारी करने लगे। शाम को जब शिवम घर आया तो उसे यह बात पता चली कि उसका विदेश में नौकरी करना पक्का हो गया है, तो वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि उसके बाद चलो इस बहाने से बुढ़ा बुढ़िया से छुटकारा मिलेगा। शिवम लेटर पढ़ता है और खुश होकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और फिर अपनी पत्नी से बात करने लगता है। देखा तुम्हारे आने से क्या हो गया, कैसा जैकपॉट हाथ लगा है। बस एक बार ट्रेनिंग हो जाए फिर मैं और तुम सीधे प्लेन में बैठकर अमेरिका जाएंगे और फिर हम दोनों को इन बुढ़े बुढ़िया से छुटकारा मिलेगा। पूरे दिन बस इनकी किच-किच सुननी पड़ती है। बस कुछ समय की बात है फिर ये जायदाद भी हमारी हो जाएगी। शिवम आंचल के गर्दन में हाथ डालकर बोलता है, ये तो आप ठीक बोल रहे हो, मैं भी इन बुढ़े बुढ़िया से परेशान हो चुकी हूँ। पूरे दिन बस इनके कामों में लगे रहो, और तो और मैं अपनी पसंद का कुछ पहन भी नहीं सकती, लेकिन वहाँ तो कोई रोक टोक भी नहीं होगी और इन बुढ़े बुढ़िया से भी छुटकारा मिलेगा। बहुत कर ली इनकी सेवा, लेकिन अब नहीं। तभी मीरा जी बेटे बहू को खाने के लिए बुलाने आई और उन्होंने बेटे बहू की बातें सुन ली। अपने दुख को छिपाते हुए बोलती हैं, बेटा तुम दोनों आ जाओ, खाना बन गया है। दोनों हामी भरते हुए आने लगते हैं और मीरा जी रसोई में चली गई। वह अभी भी इस बारे में सोच रही थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि बेटा उन्हें छोड़कर जाना, अकेले वहां जाना चाहता है। ऐसा क्या बुरा कर दिया हम लोगों ने जो ये हमको छोड़कर जाना चाहता है। तभी रघुनाथ जी की आवाज आती है, अरे सुनती हो, कहाँ रह गई, खाना तो दे दो, या फिर आज भूखा ही रखने का इरादा है। तभी मीरा जी जो कि अपनी सोच में डूबी हुई थी अचानक से बाहर आई और सबको खाना परोसने लगी। मीरा जी बड़े प्यार से अपने बेटे को खाना परोस ही रही थी, लेकिन दिमाग में वही बात, उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका बेटा कुछ ऐसा सोच भी सकता है। ऐसा सोचते सोचते ही मीरा जी खाना परोस रही थी कि परोसते समय सब्जी बहू की साड़ी पर गिर गई। क्या माँ, देखकर नहीं परोस सकती हो आप? नई साड़ी हो गई ना खराब। पता है कितनी महंगी साड़ी थी, पूरे 50,000 दिए थे इसके लिए मैंने। आप भी ना ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है आपका। जब चश्मा लगा है तब तो कम से कम देखकर काम कर लीजिए। रघुनाथ जी ने शिवम को रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं, साड़ी ड्राई क्लीन हो जाएगी, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। शिवम भड़कते हुए बोला, हाँ आपको बस ऐसा ही लगता है, कुछ नहीं हुआ। पैसे तो मैं देता हूँ ना, पेड़ नहीं लगा है घर में पैसे का। पर नहीं, आपको कहाँ ही समझ आएगा कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। छोड़िए, मुझे आपके मुंह लगना ही नहीं है। ऐसा कहते हुए शिवम खाने पर से उठ गया और बाहर की तरफ चला गया। बेटे के मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर पिता को कैसा लग सकता है ये तो आप जानते ही हैं। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, उनका दिल भर आया। किसी से क्या ही कहते, वो घर में बस उनकी पत्नी थी जिससे वो बात कर सकते, पर
अपने मन बोझ उतार कर अपनी पत्नी के मन पर डालना सही नहीं लगा और वे अपने आंसू को अपनी मुस्कुराहट से दबाते हुए मीरा जी को समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा ही तो है, दो बातें कह दी तो क्या ही गलत कह दिया, छोड़ो तुम आकर बैठो और खाना खा लो, तुमने भी तो नहीं खाया है ना। अपने पति की बात सुनकर मीरा जी बोली, पर बहू और शिवम तो बिना खाए ही उठ गए। इस पर रघुनाथ जी कहते हैं, तुम्हें तो पता है अपने बेटे का गुस्सा, जब गुस्से में होता है तो किसी की नहीं सुनता, उसे थोड़ी देर आराम करने दो, दिमाग ठंडा होगा तो आकर खाना खा लेगा। इस बात पर हामी भरते हुए मीरा जी भी खाना खाने बैठ जाती हैं। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी साथ में खाना खा रहे थे, तभी मीरा जी कहती हैं, शिवम को आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और आपने भी उससे कुछ नहीं कहा। इस पर थोड़ा मुस्कुराते हुए रघुनाथ जी बोले, भाग्यवान तुम यूं ही चिंता करती हो, वैसे भी अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है और अब अच्छा लगेगा कि मैं उसे डांटूं और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वह थोड़ा गुस्सेबाज जरूर है पर उसका दिल साफ है और देखना कुछ देर बाद खुद ही माफी मांगेगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रघुनाथ जी खाना खाने लगते हैं, पर मीरा जी ने जो सुना था वह अभी भी उनके मन में चल रहा था, पर उनके पति को यह बात नहीं पता और वह बताना भी नहीं चाहती कि उनका बेटा ऐसा सोचता है। शिवम कुछ देर बाद बाहर से आता है। शिवम ये देखकर हैरान था कि उसके खाना न खाने के बाद भी उसके माता पिता आराम से खाना खा रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो तो बुढ़े बुढ़िया को कैसे माँ बाप हैं, यहाँ बेटा भूखा है और खुद आराम से बैठकर पकवान खा रहे हैं, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब इन्हें ही अपने बेटे की परवाह नहीं है तो मैं ही बेकार में इनकी चिंता क्यों करूँगा भला। हाँ जी देखिए ना, मेरी साड़ी भी खराब हो गई और खाना भी नहीं मिला। आंचल भी मुंह बनाकर बोलती है। वहाँ मीरा जी बर्तन धो रही थी और बेटे बहू आराम से सो रहे थे। मीरा जी अपना काम निपटा कर सोने चली जाती हैं। उनके दिल और दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा उनके बेटे और बहू की बातों का। इन सब बातों को सोच सोच कर ही मीरा जी दुखी रहने लगी और ना किसी से कुछ बोलती और ना ही कुछ बात करती थी, बस पूरे दिन गुमसुम सी रहती। एक दिन रघुनाथ जी ने भी मीरा जी से पूछा, क्या हुआ आजकल काफी चुप चुप रहती हो, ना कुछ कहती हो ना कुछ बताती हो, आखिर क्या हुआ है तुम्हें, कुछ बात है तो बताओ, कोई चिंता है तो मुझे बताओ। मीरा जी हल्की आवाज में बोलती हैं, कोई बात नहीं है जी, आप तो ऐसे ही सोचते रहते हैं। कहते हुए मीरा जी जाने लगती हैं। तभी रघुनाथ जी उन्हें अपनी पत्नी को रोकते हुए बोलते हैं, अरे सुनो जरा रुको, वो मैं कह रहा था कि बेटी की शादी के लिए मैं सोच रहा हूँ अपनी एफडी खुलवा लेंगे। इतने में मीरा जी रघुनाथ जी की बात में हाँ मिलाते हुए बोलती हैं, हमारा तो क्या है, हम गुजारा कर लेंगे अपना बुढ़ापा, बस मेरी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल जाए, उसकी जिंदगी बन जाए तो ठीक है। मैं कल ही जाता हूँ बैंक और ये काम निपटा देता हूँ। इतना कहने के बाद रघुनाथ जी टहलने के लिए छत पर चले जाते हैं और मीरा जी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। शिवम आज सुबह ऑफिस गया और आंचल अपने मायके गई हुई थी। शाम को जब शिवम और आंचल लौटे तो देखा माँ पलंग पर लेटी है और रघुनाथ जी उसकी माँ को उठा रहे हैं, पर वह लेटी ही हुई है। ना तो वो कुछ बोल रही थी ना
कुछ कह रही थी, किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही है, जैसे उन्हें कुछ सुध बुध ही ना हो। रघुनाथ जी काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं, बेटा देखना तेरी माँ को क्या हो गया है, ना कुछ कह रही है ना बोल रही है, पलक भी नहीं झपका रही है। देखना बेटा। शिवम जाकर देखता है, मीरा जी की सांस तो चल रही होती हैं पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। शिवम ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और सब हाल बताया। तभी डॉक्टर ने शिवम की बात सुनकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लाने को बोला। शिवम ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और मीरा जी को ममता अस्पताल की तरफ ले गए। जिस डॉक्टर से फोन पर बात हुई थी वो वहीं थे और उन्होंने फॉर्म भरने को कहा। शिवम ने फॉर्म भर दिया। वहीं रघुनाथ जी डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, क्या हुआ है मेरी पत्नी को, बताइए ना, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। डॉक्टर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें अभी इनके टेस्ट कराने होंगे तभी कुछ बता सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। रघुनाथ जी शिवम के पास चले गए। शिवम अपने पिता को कहता है, पापा चिंता मत करो, माँ सही हो जाएगी। इतनी ही देर में शिवम का फोन बजता है। शिवम फोन उठाता है। फोन पर आंचल पूछती है, क्या हुआ माँ जी को। डॉक्टर ने कुछ कहा, माँ कैसी है। शिवम ने धीरे स्वर में बोला, अभी टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है, तुम लोग टेंशन मत लेना और घर की खिड़की दरवाजे बंद रखना, रिपोर्ट आते ही मैं कॉल करता हूँ। आधे घंटे बाद मीरा जी की रिपोर्ट आ जाती है और शिवम डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ को काफ़ी तनाव था और काफ़ी समय से तनाव में होने की वजह से उन्हें ब्रेन में ट्यूमर हो गया है और वो उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यदि जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। हमारे पास समय कम है, जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर लीजिए। शिवम ने पैसों के लिए पूछा, कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहते हैं 50 लाख का इंतजाम कर लीजिए, हम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ऑपरेशन कर देंगे। ये बात शिवम ने अपने पिताजी को बताई कि माँ को ब्रेन ट्यूमर हुआ है और इलाज के लिए 50 लाख लगेंगे। तभी शिवम का फोन बजने लगता है। देखता है तो आंचल का होता है। हेलो, क्या हुआ माँ जी को, उनकी रिपोर्ट आ गई क्या। आंचल अपने पति से पूछती है। हाँ, माँ की रिपोर्ट आ गई है और माँ को ब्रेन ट्यूमर है और हम पैसों के लिए बैंक जा रहे हैं, शिवम अपनी पत्नी से बोलता है। तभी आंचल उसके ऊपर चिल्लाकर बोलती है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या तुम्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है। कान खोल कर सुन लो, तुम एक भी पैसा नहीं दोगे, समझे। और फ़ोन काट देती है। थोड़ी देर बाद वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा वो पैसे। तभी रघुनाथ जी बोले, तो चिंता मत कर बेटा, एक एफडी मैंने खुलवाई है, 2 और खुलवा दूंगा, तू चिंता मत कर। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ जी और शिवम बैंक के लिए निकल गए। शिवम और रघुनाथ जी ने जल्दी से पैसों का इंतजाम कर रहे थे कि देखते हैं कि बारिश हो रही है। वह अस्पताल लौटते में पूरे भीग गए। डॉक्टर को फीस जमा की और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। पूरे 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। शिवम दौड़कर डॉक्टर के पास गया। कैसी है माँ अब, क्या अब वो ठीक है। शिवम ने डॉक्टर से पूछा।
आपकी माँ अब खतरे से बाहर हैं, ध्यान रखिए। अब उन्हें कोई तनाव ना हो और मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा, वो उनको समय से लेनी है, डॉक्टर ने शिवम से कहा। शिवम बोला, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। इतना कहकर शिवम और रघुनाथ जी मीरा जी से मिलने जाते हैं। मीरा जी दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराती हैं और रघुनाथ जी कहते हैं, अब कैसा लग रहा है? इतने में नर्स दवाइयों का पर्चा शिवम के हाथ में थमाते हुए कहती है कि ये दवाइयाँ मेडिकल से ले आइए। शिवम दवाई लेने के लिए चला जाता है, तभी आंचल और आर्या आती है और मीरा जी की तबीयत पूछती है। आंचल सबके लिए खाना लाती है और कहती है, पापा जी आप भूखे होंगे ना, खाना खा लीजिए। रघुनाथ जी बोले, शिवम अभी दवाई लेने गया है, उसे आ जाने दो, फिर दोनों साथ में खाते हैं। शिवम दवाई लेकर आता है और बोलता है कि ये लो दवाई, और आर्या के हाथ में थमा देता है। अब रघुनाथ जी और शिवम खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद रघुनाथ जी डॉक्टर से बात करने चले गए और पूछने लगे, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को कब घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर बोलते हैं, रघुनाथ जी 2 दिन बाद आप अपने घर ले जा सकते हैं, बस उनकी दवाइयाँ का समय पर ध्यान रखिएगा। रघुनाथ जी डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए चले जाते हैं। 2 दिन बाद मीरा जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उनका परिवार उन्हें घर ले आया। मीरा जी की दवाइयों का ध्यान रघुनाथ जी अपनी दवाइयों से ज़्यादा रखते हैं। अगले ही दिन से शिवम की ट्रेनिंग का पहला दिन था। उसके माता पिता और शिवम बहुत खुश थे। मीरा जी को लगने लगा था कि शिवम अब बदल गया है, वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये दिखावा है, शिवम बस उनकी संपत्ति के लिए कर रहा था। देखा जाए तो रघुनाथ जी के पास काफी जमीन थी, और हो भी क्यों ना, रघुनाथ जी के पिता गांव के बड़े जमींदार थे और रघुनाथ जी अपने पिता की इकलौती संतान थे, तो सारी की सारी संपत्ति उनकी ही थी। पर फिर भी रघुनाथ जी ने अपने पैरों पर खड़े होना और जिंदगी भर मेहनत करना ही सही समझा और कभी भी जायदाद को नहीं बेचा, खुद मेहनत से ही कमाया। अगले दिन शिवम की ट्रेनिंग शुरू हो गई। जाते जाते माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा शिवम रुक, ये ले दही शक्कर खा कर जा, शुभ होता है। उस पर शिवम बोलता है, मैं लेट हो रहा हूँ, आज पहला दिन है ट्रेनिंग का। शिवम बिना दही शक्कर खाए चला गया। कुछ दिन बाद उनकी बेटी की सगाई हो गई और 2 महीने बाद उसकी शादी तय कर दी गई। आर्या और आरव भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों परिवारों ने बड़ी धूमधाम से शादी की। सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। शिवम की ट्रेनिंग भी 1 महीने बाद खत्म होने वाली थी। रघुनाथ जी भी सोच रहे थे कि उनका बेटा उन्हें भी विदेश ले जाएगा। वो भी सभी रिश्तेदारों से मिल रहे थे। पता नहीं आखिरी अब कब मिलना हो। महीना भी निकल गया और वो वक्त भी आ गया। कल शिवम को अमेरिका की फ्लाइट थी। वह और आंचल कल चले जाएंगे। मीरा जी और रघुनाथ जी यही सोच रहे थे, क्योंकि शिवम ने उन्हें कहा था कि मैं एक बार वहां सेटल हो जाऊंगा, फिर मैं आपको भी ले जाऊंगा। रघुनाथ जी और मीरा जी को भी यह बात सही लगी कि बेटा उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, पर उन्हें क्या पता था कि वो उन दोनों से छुटकारा पाना चाहता है। अगले दिन माँ ने सारा खाने और नाश्ते का सामान पैक कर दिया था। शिवम बोलता है कि मैं नहीं ले जाऊंगा,
वहाँ सब मिलता है माँ, वहाँ सब मिलता है, वो गांव नहीं है। फिर भी मीरा जी ने जबरदस्ती खाना ही रख ही दिया बैग में। रघुनाथ जी बहू और बेटे को एयरपोर्ट छोड़ने गए। बेटे और बहू के जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया। घर में बस 2 लोग थे, रघुनाथ जी और उनकी पत्नी। वे सोचते रहे कि बेटा उन्हें लेने आएगा, पर वो नहीं आया। कभी कभी बेटी आ जाती थी मिलने के लिए, उसी से मन लग जाता था। यदि बुढ़ापे में माँ बाप को सहारा ना मिले तो वो कितने अकेले रह जाते हैं। इस बात का एहसास शिवम को एक बार भी नहीं हुआ और ना वो कभी आया। वो तो वैसे भी उनकी जायदाद के प्यार में अंधा था। एक दिन मीरा जी और रघुनाथ जी चाय पी रहे थे, तभी अचानक से रघुनाथ जी के सीने में दर्द हुआ। वह कराहते हुए जमीन पर गिर गए। मीरा जी चिल्लाते हुए, अरे क्या हुआ आपको? अरे कोई है, देखो ना क्या हो गया। मदद के लिए बुलाने लगी। पड़ोसी आए और उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, पर तब तक देर हो चुकी थी और रघुनाथ जी चल बसे। मीरा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहाँ सबकी भीड़ जमा हो गई। उनके रिश्तेदार, उनकी बेटी, सब उन्हें सांत्वना दे रहे थे। उनका बेटा भी आ गया। वह भी दुखी होने का नाटक कर रहा था। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद सारी क्रिया समाप्त हुई। मीरा जी दुखी जरूर थी, परंतु उससे भी ज्यादा नाराज थी अपने बेटे से। वो जान गई थी कि बेटा दौलत की चाहत में अंधा हो गया है। सब होने के बाद शिवम ने कहा, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे जमीन के कागज दे दो, मैं वापस कर दूंगा माँ 1 साल में, और फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा। तभी उसकी बहन जो वहाँ पर ही थी, उसने आगे बढ़कर शिवम के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया और बोली, अब तक कहाँ था तू, जब पापा तेरे आने का इंतजार कर रहे थे? अब भी तू बस दौलत का प्यासा ही है। तुझे दौलत ही चाहिए, पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पापा ने सब कुछ दान कर दिया है। ये सुनकर के मीरा जी का दिमाग ठिनका और उन्होंने कहा, बेटा तुम आए ही नहीं, तेरे पिताजी तेरा इंतजार करते रहे तो उन्होंने सारी जमीन जायदाद अनाथालय के नाम कर दी। ये घर भी जब तक मैं रह रही हूँ मेरा है, उसके बाद ये भी उन्हीं का हो जाएगा। तेरे पिताजी तुझे याद करते रहे, कब आएगा मेरा बेटा? बेटा तेरा इंतजार करते करते उन्होंने कितनी बार तुझे फोन भी किया था, लेकिन तू तो हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहता था। तेरे पास तो हमसे बात करने तक का भी समय नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि अपना बेटा ही नहीं आया तो क्या हुआ, जिनके माँ बाप नहीं हैं उन्हीं को सहारा दे दूं, और उन्होंने अपनी सारी जायदाद अनाथालय को दान कर दी। माँ की बात सुनकर शिवम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, और फिर अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गया। ये देखकर आर्या भी बहुत खुश हो गई। फिर माँ ने कुछ दिन बाद शिवम को बताया कि ये झूठ था। उसे सुधारने के लिए ये सारी जायदाद उसी की है, और फिर सारे कागज मीरा जी ने अपने बेटे को दे दिए। शिवम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी भी ऐसा ना करने की कसम खाई और उस पैसे से वृद्ध आश्रम और अनाथालय खोले, जिससे कि वृद्ध लोगों को बच्चे मिल जा पाएं और अनाथ बच्चों को माँ बाप। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।